मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। मित्रों, हम आधुनिक विश्व के इतिहास में यूरोप की कंसर्ट ऑफ यूरोप, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था नामक विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इसकी गत कड़ी में हमने पवित्र संघ, होली अलायंसेस के विषय में आपके साथ बात की थी। अब हम इसी कड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, चतुर्मुख मित्र मंडल, क्वाड्रपल अलायंस, इसके विषय में आपके सम्मुख कुछ तथ्य रखेंगे। जो यूरोप में नेपोलियन को पराजित करने के उपरांत जो मित्र राष्ट्र थे, जो विजेता राष्ट्र थे, चाहे उनमें रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे प्रसा हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, ये सब दो डरों से ग्रस्त थे। दो भय थे इनके सामने। एक तो किसी भी दशा में फ्रांस सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली ना हो जाए, और दूसरा जो डर था वो ये था कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, उनके जो विचार हैं, उस क्रांति के जो उदारवादी विचार हैं, ये उदारवादी विचार यूरोप में प्रचारित या प्रसारित ना हो। इन दो भयों को किस प्रकार से इनका निराकरण किया जाए, इस डर से किस प्रकार मुक्ति की जाए, उस मुक्ति के विचार संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत किए जा रहे थे। एक तो वियना सम्मेलन में फ्रांस को चारों तरफ से शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा घेर दिया गया था। दूसरे, फ्रांस में न्यायोचित राजता के सिद्धांत के आधार पर फिर से जो पुराना राजवंश था, बूर्बो वंश, उसे स्थापित कर दिया गया था, प्रतिष्ठापित कर दिया गया था। फिर फ्रांस के अंदर मित्र राष्ट्रों की एक सेना रखी थी, ऑक्यूपेशन आर्मी, और इसके अलावा आर्थिक रूप से फ्रांस की कमर तोड़ने के लिए उस पर भारी जुर्माने लाद दिए गए थे। फ्रांस के जो क्रांतिकारी विचार हैं, उनसे रक्षा करने के लिए जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने शांति के काल में भी जो चतुर्मुख संघ है वो बनाए रखा, क्वाड्रपल अलायंस बनाया। इस संघ का जो विचार था वो हालांकि पुराना था। 1791 में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कॉनेज ने मित्र राष्ट्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि यूरोप राष्ट्रों का परिवार है, इसीलिए इन राष्ट्रों का कर्तव्य है कि सब मिलकर शांति की रक्षा करें तथा एक दूसरे के राज्य का अपहरण ना करें, और जो आपस में संधियां की गई हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें मानें। और इसी को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो क्वाड्रपल अलायंस है, इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है यूरोप के अंदर शांति स्थापित करना, देशों में, यूरोपीय राष्ट्रों में आंतरिक शांति की स्थापना करना, राजाओं के जो परराष्ट्रीय संबंध हैं, प्रदेश हैं, जो
अन्य प्रदेश हैं वो छीन लिए जाएं उनसे, और जो संधियां आपस में की जाएं उनकी पालना की जाए, उन संधियों का उल्लंघन, उन संधियों की शर्तों का उल्लंघन ना किया जाए। इस प्रकार के उद्देश्यों को रखकर संधियां की गई थी। लेकिन जब नेपोलियन एल्बा के टापू से भाग आया और 100 दिनों के पश्चात फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया, तो मित्र राष्ट्रों को फ्रांस के विरुद्ध इस प्रकार के संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर, जो अभी मैंने 3-4 उद्देश्य गिनाए हैं, उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर 20 नवंबर 1815 को इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा ने मिलकर चतुर्मुख संघ की स्थापना की। अब इस चतुर्मुख संघ के भी वही उद्देश्य थे जो लगभग पूर्व में ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था कॉनेज, उसने रखे थे। किसी भी चतुर्मुख जो अलायंस है, संधि है, संघ है, उसका पहला उद्देश्य ये था कि किसी भी दशा में नेपोलियन या उसके परिवार के किसी भी वंशज को फ्रांस की गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर दूसरा था कि अगर फ्रांस किसी भी दशा में शांति के विचारों को ज़्यादा प्रसारित करेगा, उदार विचारों को, तो सामूहिक रूप से सारे के सारे राष्ट्र जो इस संधि में आबद्ध हैं वो नेपोलियन के विरुद्ध कदम उठाएंगे। फिर यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए वियना कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का पालन कराया जाए। ये एक निश्चित संधि थी। जो पवित्र संघ था वो तो एक सामान्य अलायंस था जिसमें कोई एक आदर्श थे, आदर्शवादी विचार थे। उन विचारों का कोई व्यक्ति कितना पालन करता है और नहीं भी करता, लेकिन ये संधि थी और ये एकमात्र संधि थी जो फ्रांस के विरुद्ध थी। परंतु पवित्र संघ सब राष्ट्रों से संबंधित था। उसमें यूरोप के सभी राष्ट्रों को कहा गया था, सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया था, लेकिन ये फ्रांस के विरोधी राष्ट्रों के मध्य एक समझौता था, संधि थी। चतुर्मुख संघ की संधि की जो छठी धारा है वो प्रमुख है। उस धारा के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो है समय समय पर मित्र राष्ट्र आपस में बैठक करते रहेंगे। यूरोप में शांति बनाए रखना या शांति बनी रहे, ये इन बैठकों का उद्देश्य होगा। इसी आधार पर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना हुई थी और ये व्यवस्था 1815 से लेकर 1822 तक चलती रही। ये जो 7 वर्ष का काल था, इस काल को हम सम्मेलनों का काल भी कह सकते हैं, एज ऑफ कांग्रेसेस या एज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। इस काल में, इस 7 वर्ष के काल में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए, कांग्रेस हुई, वो थे एक्सला-चैपल। ये 1818 ईस्वी में हुआ। इस कांग्रेस के संबंध में मैटरनिक लिखता है कि इससे सुंदर कांग्रेस मैंने नहीं देखी, और इस कांग्रेस की सफलता से मैटरनिक बहुत प्रसन्न भी था। जो एक्सला-चैपल
की कांग्रेस थी उसके सब प्रमुख जो समस्याएं थी वो थी डेनमार्क, स्वीडन एवं नॉर्वे के मध्य जो झगड़ा था उस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए। तो इस सम्मेलन ने इस झगड़े को सुलझाने का उत्तरदायी था। फिर जर्मनी के संघ में हेस नामक एक राज्य था, उसके राजा की अलेक्जेंडर की जो उपाधि थी उसने यह मांग की थी कि हमें राजा की उपाधि दी जाए, लेकिन ये जो मांग थी ये नकार दी गई थी। फिर मोनेको के सुल्तान को मोरक्को के सुल्तान को यह आदेश मिला था कि वह अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ उदारता का बर्ताव करे। ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के यहूदियों की दशा पर भी विचार किया गया और बेडन के उत्तराधिकार के झगड़े का भी समाधान किया गया। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं थी ये बिना किसी बड़ी बखेड़े के हल कर दी गई। फ्रांस ने भी ये मांग की थी कि हमने क्षतिपूर्ति कर दी है, अतः जो मित्र राष्ट्रों की सेना है वो हमारे देश से हटा ली जाए। मित्र राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके साथ ही फ्रांस को अपनी अंतरंग समिति में भी शामिल कर लिया गया। अतः अब चतुर्मुख जो संघ था उसमें वो पंचमुख संघ बन गया। इन सारे जो एक्सला चैपल में ये डिसीजन लिए गए इनसे मैटरनिख बहुत प्रसन्न था। उन्हें इस बात का लगातार भय था कि फ्रांस में नेपोलियन जैसा ही कोई व्यवस्था फिर से उत्पन्न ना हो, उससे किसी भी तरीके से बचा जाए। अतः 15 नवंबर 1818 को एक गुप्त संधि की गई थी और इस संधि के अनुसार यदि फ्रांस में निकट भविष्य में कोई विद्रोह या क्रांति हो तो सब मिलकर उसका शांतिपूर्वक दमन करेंगे, शक्तिपूर्वक दमन करेंगे। ये गुप्त जो संधि थी ये फ्रांस के विरुद्ध 4 देशों की संधि थी। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस ये चाहते थे कि विद्रोह में का जो दमन की नीति का फ्रांस में ही नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप में पालन किया जाए। अगर यूरोप में कहीं भी क्रांति होती है तो उस जगह जो दमन है या शक्ति है उसका प्रयोग किया जाए। तो ऐसी दशा में जो ब्रिटेन था उसने ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस की इस विचार का विरोध किया। अलेक्जेंडर फर्स्ट ने स्टेटस को बनाए रखने पर जोर दिया, इंग्लैंड ने इसका भी विरोध किया। दास व्यापार के संबंध में वियना कांग्रेस ने कहा था कि नैतिक दृष्टि से ये बुरा है, अतः प्रत्येक देश को ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो व्यापार था ये चलता रहा। भूमध्य सागर के अनेक ऐसे टापू थे जिसमें समुद्री डाकुओं की समस्याएं थी। मित्र राष्ट्रों ने यह मांग की थी कि इन डाकुओं का दमन किया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय सेना रखी जाए उनका दमन करने के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने इनका विरोध किया। तो पारस्परिक झगड़ों के कारण जो ये समस्याएं थी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, या जो संयुक्त व्यवस्था के जो क्वाड्रपल अलायंस था, चतुर्दिक संघ था, उस संघों में आपस में जो किसी भी बात को लेकर, समस्या को लेकर मतैक्यता का अभाव था, उस अभाव के चलते ये नहीं हो पाया। तो
इस तरीके से जो एक्सला चैपल की कांग्रेस थी वो हर इशू को लेकर कोई महत्वपूर्ण समाधान नहीं दे पाई। फिर ट्रोपाउ कांग्रेस, इस सम्मेलन में स्पेन, पुर्तगाल और नेपिल्स की समस्या को हल करने के लिए इस बुलाया गया था। कारण ये था कि स्पेन, पुर्तगाल और नेपिल्स की जनता ने वहाँ विद्रोह कर दिया था। जो समस्या एक्सला चैपल कांग्रेस में हुई थी, जो मतभेद पहली कांग्रेस में उभरे थे, इस कांग्रेस में ये मतभेद और बढ़ गए। ट्रोपाउ में ये कहा जाता था कि दूसरे देशों में यदि विद्रोह हो तो मित्र राष्ट्रों को दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया जाए, और 50,000 सेना भेजकर ऑस्ट्रिया ने नेपिल्स का विद्रोह इसी प्रकार दबाया भी था। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से काम हो, अभी तक जो अलेक्जेंडर था वो उदारवाद का समर्थक था, लेकिन 1820 में वो उसके विचार बदलते हैं और वो मैटरनिक के प्रभाव में आ जाता है। अलेक्जेंडर ने मैटरनिक के प्रभाव में आने के जो कारण बताए वो था जर्मनी में संधि तोड़ने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, तो जर्मनी में एकता स्थापित की जाए, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने नेपोलियन का जो शिष्यत्व है वो ग्रहण कर लिया था। फिर ये जो ट्रोपाउ प्रोटोकॉल था, इसमें जो इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने हस्तक्षेप का जो सिद्धांत था वो स्वीकार कर लिया। बहुत से राष्ट्रों में क्रांति से परिवर्तन हो रहा था और इन परिवर्तनों के कारण अन्य देशों को खतरे उत्पन्न हो रहे थे। अतः ऐसी स्थिति में सभी बड़े देशों का ये कर्तव्य था कि शांतिमय उपाय किए जाएं। लेकिन ये कार्य पूरी निष्ठा के साथ नहीं हो पा रहे थे। ऑस्ट्रिया के प्रभाव के अंतर्गत हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो मान तो लिया गया, किंतु इंग्लैंड इससे अलग हो गया। इस प्रोटोकॉल के पास होने पर यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट होता है 1821 में लेबाक कांग्रेस। इस कांग्रेस में ऑस्ट्रिया के द्वारा ये मांग की गई कि उसे नेपिल्स में सेना भेजने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन ऑस्ट्रिया की इस मांग का विरोध करता है और किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने को रोकने के लिए कहता है। हालांकि अंततः ऑस्ट्रिया की बात मानी गई और मेटरनिक को नेपिल्स में सेनाएं भेजने का अधिकार प्रदान कर दिया गया और नेपिल्स में विद्रोह को दबा भी दिया और लौटते समय उसने पीडमांट में के विद्रोह को भी दबा दिया। लेकिन इस घटना से इंग्लैंड काफ़ी नाराज हुआ, आहत हुआ, तो जो संयुक्त व्यवस्था थी वो चरमराने लगी।
1822 ईस्वी में वेरोना कांग्रेस होती है और इस सम्मेलन में इसका जो उद्देश्य था वो था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम तथा स्पेन के विद्रोह के संबंध में विचार किया जाना। 1821 में यूनान की जनता ने टर्की के सुल्तान के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्रोह कर दिया था और स्पेन का जो प्रश्न था वहाँ के सम्राट फर्डिनेंड सप्तम ने 1820 की क्रांति के कारण इनइक्विजिशन समाप्त कर दी तथा जनता को एक नया संविधान दिया और दूसरी तरफ फर्डिनेंड ने बूर्बो वंश से सहायता की मांग की। यहाँ अल्ट्रा रॉयलिस्टों का प्रभाव था, ये राजतंत्रवादी थे। ऐसा अनुमान था कि इस अवसर पर फ्रांस निश्चित रूप से स्पेन की सहायता करेगा, परंतु इंग्लैंड ने इस बात का घोर विरोध किया। मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड की मांग का विचार न करते हुए फ्रांस को स्पेन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान कर दिया। फलस्वरूप फ्रांस की सेनाओं ने नेपल्स के विद्रोह का दमन कर दिया। 1822 से लेकर 1827 तक नेपल्स की सेनाएं स्पेन में रहीं और फर्डिनेंड फ्रांस की संगीनों के नीचे राज्य करता रहा। इन सारे घटनाक्रमों से लेकर ब्रिटेन पूरी तरीके से नाराज हो गया था और उसने अपने आप को इन मित्र मंडल से, जो क्वाड्रपल अलायंस था, उससे पूरी तरीके से अलग कर लिया। तो इस संयुक्त व्यवस्था की ये अंतिम कांग्रेस थी, अंतिम सम्मेलन था। ये सम्मेलन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसकी जो सफलता है वो पूरी तरीके से आंशिक है। एक तो इन असफलता के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं, एक तो जो मित्र राष्ट्र हैं, जो चारों राष्ट्र थे, बीच में कुछ समय के लिए फ्रांस भी इसमें जुड़ा, तो उनके जो उद्देश्य हैं वो पूरी तरह से अलग अलग थे। फिर दूसरा क्या है कि इसका जो जन्म हुआ था इस कांग्रेस का, वो नेपोलियन के डर के चलते हुआ था। जब तक नेपोलियन जिंदा था तब तक तो ये सारे लोग मिले रहे, और जब नेपोलियन मर गया तो इनमें आपस में मतभेद उत्पन्न होने प्रारंभ हो गए। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस सम्मेलन में सिर्फ 3-4 जो बड़े देश थे, उन देशों का ही प्रभुत्व था। छोटे देशों को इसमें बुलाया ही नहीं जाता था। और चौथे क्या है कि इस संगठन को चलाने वाले जो देश थे वो घोर रूप से प्रतिक्रियावादी थे। जबकि जो पांचवी बात है, पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है इसकी असफलता का, जो फ्रांस की राज्य क्रांति के उदारवादी विचार थे, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, उसका प्रचार प्रसार संपूर्ण यूरोप में हो गया था और अब यूरोप की जनता राजतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं चाहती थी। तो इस तरीके के चीज़ों का असफल होना जरूरी था। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हालांकि ये व्यवस्था बहुत जल्दी और असफल रूप से समाप्त हुई, फिर भी यूरोप के इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। इस व्यवस्था के कारण यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति बनी रही। हालांकि 1830 और 1848 में फिर क्रांति हुई, परंतु इसका प्रभाव देशों के आंतरिक मामलों तक ही सीमित रहा। उन्होंने विश्व को प्रभावित करने की उनमें क्षमता नहीं थी। तो इस तरीके से ये संयुक्त व्यवस्था ने जो यूरोप की शांति बनाने का जो इनका प्रमुख उद्देश्य था, उस उद्देश्य में एक लंबे समय तक सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।